हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग केमिस्ट्री विद डॉक्टर यूसुफ जई। आज जो है ना हम पढ़ेंगे एक्सिस एंड लिमिटिंग रिएक्टेंट्स के बारे में। नॉर्मली जब भी हम कोई रिएक्शन लगाते हैं तो उसमें एक रिएक्टेंट को हम एक्सिस में रखते हैं और एक को लिमिटिंग में। तो वो रिएक्टेंट जो लेस एक्सपेंसिव हो तो उसको हम एक्सिस में रखते हैं और जो थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव हो तो उसको हम लिमिटिंग में। इसको लिमिटिंग में क्यों रखते हैं? इसलिए ताकि ये कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाए। वो दूसरा तो लेस एक्सपेंसिव है, अगर वो अनरिएक्टेड रह भी जाता है तो इतना इफ़ेक्ट नहीं करेगा। तो अभी हम डिफ़ाइन करेंगे एक्सिस एंड लिमिटिंग रिएक्टेंट्स को। व्हाट इज़ एक्सिस रिएक्टेंट? वो रिएक्टेंट जो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शंस अनरिएक्टेड रह जाता है तो उसको क्या कहेंगे हम? एक्सिस रिएक्टेंट। और वो रिएक्टेंट जो कम्प्लीटली कंज्यूम हो तो उसको हम क्या कहेंगे? लिमिटिंग रिएक्टेंट। या इसको हम इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि वो रिएक्टेंट जो लीस्ट नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर ले तो उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहेंगे। तो किसी भी रिएक्शन में हम इसको किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है और एक्सिस रिएक्टेंट कौन सा है? तो ये हम इजीली बैलेंस केमिकल इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले आप जो है ना बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लें, फिर उससे आप फाइंड आउट कर ले कि एक रिएक्टेंट कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है और दूसरा रिएक्टेंट कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। फिर आप जो रिएक्टेंट आपको दिया हुआ है, सपोज़ एक रिएक्शन है ए प्लस बी, तो उसमें ए भी रिएक्टेंट है और बी भी रिएक्टेंट है। तो आप ए से फाइंड आउट कर ले कि ये कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट दे रहा है आपको, और आप बी से फाइंड आउट कर ले कि ये आपको कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट दे रहा है। तो फिर आप इन दोनों को कंपेयर कर ले। तो जो आपको ज़्यादा नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट देगा तो वो आपको क्या होगा? एक्सिस रिएक्टेंट। और जो कम देगा वो क्या होगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो चलो अभी एक एग्जांपल देख लेते हैं, इससे आप लोग इजीली समझ जाएंगे कि एक्सिस रिएक्टेंट कौन सा होता है और लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होता है। फॉर एग्जांपल, 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 7 मोल ऑफ ऑक्सीजन वर रिएक्टेड टू प्रोड्यूस वाटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटिंग रिएक्टेंट? यहाँ पे बता रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं और क्या प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे? वाटर। तो हाइड्रोजन कितना है? 10 मोल्स और ऑक्सीजन कितना है? 7 मोल। तो इसमें फाइंड आउट कर ले कि इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। तो ऐसा नहीं है कि बस यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन में दे दिया और आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे तो ये 10 मोल है तो ये ज़्यादा है और 7 मोल ये कम है, तो आप डायरेक्टली जो है ना इसको लिख ले। ऑब्जेक्टिव हो या आपने इस न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो कि हाँ ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है और हाइड्रोजन एक्सिस रिएक्टेंट है, नहीं। आप लोगों ने ये स्टेप फॉलो करके जब आप नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो उन दोनों को फिर कंपेयर कर ले। जो ज़्यादा आपको प्रोडक्ट देगा तो वो आपका एक्सेस में होगा और जो कम देगा वो क्या होगा? लिमिटिंग। तो आपने डायरेक्ट क्वेश्चन को देख के ये नहीं कहना कि ये जो है ना लिमिटिंग है और ये एक्सेस में है। इसके लिए पहले आपने उसको सॉल्व करना है। किस तरह? पहले आप बैलेंस इक्वेशन लिख लें, उसके बाद जो है ना बैलेंस इक्वेशन से आपने ये देखना है कि जो एक रिएक्टेंट है वो कितने नंबर ऑफ मोल दे रहा है और जो दूसरा रिएक्टेंट है वो कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट दे रहा है। तो पहले देखते हैं कि हाइड्रोजन कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट दे रहा है। तो व्हेन 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ वाटर। यहाँ पे देख ले, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिएक्ट टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ वाटर। तो जो यहाँ पे अभी गिवन है वो आप इसमें पुट कर लें तो आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे कि ये कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट हमें देगा। तो अगर देख ले 2 मोल ऑफ वाटर, तो इसी तरह 10 मोल क्या देगा हमें? 10 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन क्या देगा हमें? 10 वाटर मॉलिक्यूल। तो अभी जो है ना हम ऑक्सीजन का फाइंड आउट करते हैं कि 7 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना वाटर मॉलिक्यूल हमें देगा, नंबर ऑफ मोल देगा। तो 1 जो है ना 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन क्या दे रहा है?
2 मोल ऑफ वाटर, तो दोनों को जो है ना 7 से मल्टीप्लाई कर ले दोनों साइडों को, तो 7 मोल ऑफ ऑक्सीजन क्या देगा हमें, 7 मल्टीप्लाई विद 2 मोल ऑफ वाटर, 14 मोल ऑफ वाटर। तो यहाँ पे देख ले हाइड्रोजन कितना दे रहा है, 10 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और ऑक्सीजन कितना दे रहा है, 14 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो ये ज़्यादा दे रहा है, ऑक्सीजन ज़्यादा दे रहा है और हाइड्रोजन कम दे रहा है। तो ऑक्सीजन जब ज़्यादा दे रहा है तो मतलब कि ये एक्सेस रिएक्टेंट है और हाइड्रोजन क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन में देख लें तो यहाँ पे 10 मोल जो है ना हाइड्रोजन के लिए और 7 मोल ऑक्सीजन के लिए। तो अगर हम डायरेक्ट बताते हैं तो फिर डायरेक्ट इसके लिए होना चाहिए था, हाइड्रोजन के लिए, लेकिन नहीं, सॉल्व करने के बाद हमें पता चला कि नहीं, ऑक्सीजन ज़्यादा दे रहा है तो ये इसलिए एक्सेस में है, और हाइड्रोजन क्या दे रहा है, कम दे रहा है, तो हाइड्रोजन लिमिटिंग है। तो आपका आंसर क्या है, हाइड्रोजन एज ए लिमिटिंग रिएक्टेंट। अभी एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जो पहले वाले से थोड़ा ट्रिकी है। मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विद सल्फर टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम सल्फाइड। हाउ मेनी ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड can be made from 1.5 gram of magnesium and 1.5 gram of sulfur by the reaction। अगर यहाँ पे देख ले तो ये क्या मांग रहा है कि कितने ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड प्रोड्यूस हो रहा है, ग्राम, तो आपने ग्राम में फाइंड आउट करना है। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि यहाँ पे रिएक्टेंट भी ग्राम में दिया है, मैग्नीशियम भी ग्राम में है और सल्फ़र भी ग्राम में है। तो इसलिए आपने जो है ना क्या करना है, पहले आपने नंबर ऑफ़ मोल फाइंड आउट करना है रिएक्टेंट के लिए, मैग्नीशियम के लिए भी और सल्फ़र के लिए भी। तो आपने ये स्टेप्स फॉलो करना है। फर्स्ट वन, आपने बैलेंस इक्वेशन लिखना है। क्या करना है, बैलेंस इक्वेशन लिखना है। उसके बाद आपने मैग्नीशियम और सल्फ़र का नंबर ऑफ़ मोल फाइंड आउट करना है। इसलिए कि हम डायरेक्ट जो है ना ग्राम से ये नहीं कह सकते कि ये इतने नंबर ऑफ़ मोल ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले इसको नंबर ऑफ़ मोल में कन्वर्ट करेंगे। इसलिए कि यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन भी नंबर ऑफ़ मोल दिए हुए हैं, तो आपने रिएक्शन को भी नंबर ऑफ़ मोल में कन्वर्ट करना है ताकि एक दूसरे के साथ कंपेयर कर ले। आप डिफरेंट यूनिट्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, तो इसलिए आपने इसको भी नंबर ऑफ़ मोल में कन्वर्ट करना है। फिर उसके बाद आपने सेपरेटली एक जो है ना आपने क्या करना है, एक रिएक्टेंट के लिए फाइंड आउट करना है कि ये कितने नंबर ऑफ़ मोल ऑफ प्रोडक्ट देगा बैलेंस इक्वेशन से। फिर आपने उसमें जो है ना गिवन क्वांटिटी पुट करना है, उससे आपने नंबर ऑफ़ मोल ऑफ प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। इस तरह दूसरे के लिए भी है। फिर आपने जो है ना एक रिएक्टेंट और दूसरे रिएक्टेंट के नंबर ऑफ़ मोल ऑफ प्रोडक्ट को कंपेयर करना है। कंपेरिजन के बाद आपको पता चलेगा कि इसमें जो है ना लिमिटिंग कौन सा है और एक्सेस में कौन सा है। तो जो लिमिटिंग होगा तो वो आपको क्या करेगा, तो वो आपको बताएगा कि कितने ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड प्रोड्यूस हो रहा है। तो चलो अभी इसके सोल्यूशन के बारे में देखते हैं कि इसको किस तरह सॉल्व करना है। पहले बैलेंस इक्वेशन लिख लिया, उसके बाद जिस तरह मैंने बताया कि आपने नंबर ऑफ़ मोल फाइंड आउट करना है रिएक्टेंट के लिए, तो मैग्नीशियम के लिए पहले फाइंड आउट करते हैं। मैग्नीशियम का मास कितना है, 1.5, मोलर मास कितना है, 24, तो नंबर ऑफ़ मोल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ मोल का जो फार्मूला है क्या है, मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास। तो मास 1.5 ग्राम है और मोलर मास 24 हो गया, तो ये कितना मोल प्रोड्यूस कर रहा है, 0.0625 मोल। इसी तरह सल्फ़र के लिए फाइंड आउट करते हैं। सल्फ़र का भी जो है ना मास कितना है, 1.5, मोलर मास 32 है इसका, तो इसलिए इसका नंबर ऑफ़ मोल क्या आ रहा है, कम आ रहा है, कितना, 0.0467 नंबर ऑफ़ मोल। अभी फाइंड आउट करने हैं आपने बैलेंस इक्वेशन से कि मैग्नीशियम कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है और सल्फ़र कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे देख ले, मैग्नीशियम जो है ना कितना प्रोड्यूस कर रहा है और सल्फ़र कितना प्रोड्यूस कर रहा है। 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम एंड 1 मोल ऑफ सल्फ़र प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड। बैलेंस इक्वेशन से देख ले, 1 मोल मैग्नीशियम प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड। इसी तरह 1 मोल ऑफ सल्फ़र प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड। तो मैग्नीशियम के नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 0.0625, तो 0.0625 नंबर ऑफ मोल ऑफ मैग्नीशियम प्रोड्यूस्ड, 0.0625 मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड। इसी तरह 0.0647 मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड प्रोड्यूस कर रहा है कितना,
इतना प्रोड्यूस कर रहा है 0.0467 मोल ऑफ सल्फ़र। तो अभी आप इन दोनों को कंपेयर कर ले कि कितना ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है किस केस में। तो मैग्नीशियम के केस में ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये आपके पास क्या हो गया, एक्सेस में हो गया, और ये दूसरा लिमिटिंग में हो गया। मैग्नीशियम एक्सेस में हो गया और सल्फ़र लिमिटिंग में हो गया। तो जो लिमिटिंग में प्रोड्यूस कर रहा है 0.0467 मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड, आपने इसी से ही जो है ना इसका ग्राम फाइंड आउट करना है। किस तरह, जिस तरह यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है, मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास, तो इसको रीअरेंज कर ले। मास इन ग्राम को आपने एक साइड पे रखना है और मोल और मोलर मास को आपने मल्टीप्लाई करना है। मोल कितना है 0.0467 मल्टीप्लाई विद 56, तो ये 2.6152 ग्राम प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नीशियम सल्फाइड इस केस में। लास्ट एग्जांपल में हमने क्या देखा कि नंबर ऑफ ग्राम ऑफ जो प्रोडक्ट है उसको फाइंड आउट किया। अभी हम देखेंगे कि जो एक्सेस में आपके पास रिएक्टेंट रह रहा है, तो जो एक्सेस में रह रहा है उसको भी फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए जो है ना इस एग्जांपल को देख लेते हैं। सपोज 1.87 मोल ऑफ अमोनियम क्लोराइड वर रिएक्टेड विद 1.35 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाउ मेनी ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आर लेफ्ट अनरिएक्टेड इन दिस रिएक्शन। लेफ्ट अनरिएक्टेड मतलब कि ये आपके पास एक्सेस में है, क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपके पास एक्सेस में है। तो जिस तरह लास्ट जो एग्जांपल था उसमें हमने जो स्टेप्स फॉलो किए थे वो यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। पहले आपने बैलेंस इक्वेशन लिखना है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ अमोनियम क्लोराइड टू प्रोड्यूस कैल्शियम क्लोराइड प्लस 2 मोल ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो पहले आपने क्या कैलकुलेट करना है, आपने कैलकुलेट करना है कि जो एक्सेस में आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, आपने पहले वो फाइंड आउट करना है। उसको किस तरह फाइंड आउट करेंगे देखते हैं। बैलेंस इक्वेशन से अगर हम देख ले तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है कितना, 2 मोल ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो जिस तरह इससे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो गिवन क्वांटिटी है आपने उसको लेफ़्ट में रखना है और जो रिक्वायर्ड है आपने उसको राइट में रखना है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वो अपोजिट लिख लिया। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे ताकि जो मैंने आपको पहले बताया था उसी तरह ही लिख लें इसको। तो 1 मोल ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज़ इक्वल टू हाफ मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ना आपके पास क्या है, हाफ मोल, और ये 1 मोल। तो यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड गिवन है कितना, 1.87 प्रोड्यूस हो रहा है आपके पास। तो 1.87 मोल ऑफ अमोनियम क्लोराइड आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो इससे नंबर ऑफ मोल ऑफ जो आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो आ जाएगा 0.935। ये क्या है, इतने नंबर ऑफ मोल ने क्या किया है, रिएक्शन में हिस्सा लिया है। 0.935 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंज्यूम हुआ है इस रिएक्शन में, और टोटल नंबर ऑफ मोल उसने रिएक्शन में कितने डाला था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, 1.35। 1.35 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसने रिएक्शन में डाला था, और जो रिएक्ट कर गया है, जो कंज्यूम हुआ है वो कितना है, 0.935 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इतना कंज्यूम हुआ है। तो आप इन दोनों को क्या डिफरेंस फाइंड आउट कर ले, तो इससे जो एक्सेस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो इजीली फाइंड आउट कर लेंगे इसमें से। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो अनरिएक्टेड रह गया, तो इसको हम इस तरह फाइंड आउट करेंगे, 1.35 माइनस 0.935 इक्वल टू 0.415 मोल। तो इतने अमाउंट जो है ना ये क्या रह गया, अनरिएक्टेड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इतने मोल अनरिएक्टेड रह गया। तो अभी आपने इससे ग्राम फाइंड आउट करना है। तो ग्राम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, अगर हम इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास को इसके नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई कर ले, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो
किस चीज़ की होगी? ग्राम की। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो अनरिएक्टेड रह गया या जो एक्सेस में था, एक्सेस में हमने इसमें कितना डाला था? 30 ग्राम, 30.7 ग्राम जो है ना हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस रिएक्शन में एक्सेस में डाला था। नेक्स्ट टॉपिक जो है ना थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड एंड परसेंट यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या होता है हमारे पास? थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड। जो प्रैक्टिकली या आफ्टर एक्सपेरिमेंट जो यील्ड हमारे पास आती है वो क्या होता है? एक्चुअल यील्ड। और परसेंट यील्ड, जब आपने एक्चुअल यील्ड फाइंड आउट किया, थ्योरेटिकल यील्ड पे उसको डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया, तो जो रिजल्टेंट वैल्यू होती है वो क्या होती है? परसेंट यील्ड। क्वांटिटेटिव यील्ड, एक्चुअल यील्ड जब ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल यील्ड के इक्वल हो तो उसको हम क्या कहेंगे? क्वांटिटेटिव यील्ड। लेकिन ऑर्गेनिक के केस में आपके पास क्वांटिटेटिव यील्ड नहीं आती। क्यों नहीं आती? इसलिए कि उसमें जब आप रिएक्शन करते हो तो एक तो वो रिएक्शन कंप्लीट की तरफ होता नहीं है, कंप्लीट नहीं होता। दूसरा वो रिवर्सिबल भी होता है। तो इस वजह से जो है ना आपको जो यील्ड आती हैं परसेंटेज यील्ड वो 100 से कम होती है। तो ये क्यों 100 से कम होती है? इसके डिफरेंट वो हैं पॉइंट्स है। फॉर एग्जांपल रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा, साइड प्रोडक्ट आपके पास बन रहा है, या रिएक्शन जो है ना वो क्या है? रिवर्सिबल है। तो इस रिवर्सिबल की वजह से या जो आपके पास बाई प्रोडक्ट बन रहा है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? आपके पास रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा या हैंडलिंग में प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल आप कोई चीज़ मेजर करते हो तो जो रिएक्टेंट हैं, अगर सपोज़ आप दोनों को इक्वल रेशो में लेते हो तो अगर वो ऊपर नीचे हो गया तो लाजमी बात है फिर आपके पास जो यील्ड है थ्योरेटिकल यील्ड उसके ऑलमोस्ट इक्वल नहीं आएगी। क्यों? कम आएगी। इसलिए कि आपने जो रेशो था वो क्या किया? डिस्टर्ब किया। उसके बाद जो है ना कंडीशंस, अगर कोई रिपोर्टेड रिएक्शन आप क्या कर रहे हो? ट्राई कर रहे हो, तो जिस बंदे ने पहले ये रिएक्शन किया हुआ है अगर वो दूसरे कंट्री में होगा तो उसके जो इन्वायरमेंटल फैक्ट्स है, एटमॉस्फेयर या जो वहाँ पे मॉइस्चर होता है या टेम्परेचर या इनर्ट कंडीशन उसने कौन सा यूज़ किया है, आप उसने एक गैस यूज़ किया आप दूसरा गैस यूज़ कर ले तो इस वजह से भी जो है ना उस पर फ़र्क पड़ सकता है। वर्कअप में भी जो है ना ये यील्ड जो है ना इफ़ेक्ट हो सकते हैं। किस तरह आप फ़िल्ट्रेशन कर रहे हो तो इस वजह से भी, अगर आप कोई जो है ना वो फ़िल्टर आउट कर रहे हो प्रोडक्ट को तो फ़िल्टर पेपर पे कुछ ना कुछ रह सकता है, या डिस्टिलेशन करें तो उस पे भी इस इफ़ेक्ट कर सकता है। सेपरेशन कर रहे हैं सेपरेटिंग फ़नल में तो उसमें भी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट जो है ना ज़ाया हो सकता है। या जो है ना आप जो है ना वो क्या कर रहे हो? वॉश कर रहे हो उस प्रोडक्ट को, तो उसमें भी जो है ना ये प्यूरिफिकेशन के टाइम जब आप सॉल्वेंट से या जो है ना वाटर से वॉश कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को तो उसमें भी जो है ना ज़ाया हो सकता है आपका प्रोडक्ट। क्रिस्टलाइजेशन के टाइम में भी ज़ाया होता है, कॉलम के टाइम में भी ज़ाया होता है। जब आप जो है ना प्रोडक्ट को कलेक्ट करते हो तो उस टाइम भी ज़ाया हो सकता है, या मेजरमेंट के टाइम में भी थोड़ा बहुत जो है ना क्या आ सकता है? गलती हो सकती है। तो इसलिए जो आपके पास यील्ड आती हैं तो वो एग्जैक्टली आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड के इक्वल नहीं होती, इसलिए वो आपके पास यील्ड उसकी कम होती है। अभी इस प्रॉब्लम को देखते हैं। इन एन इंडस्ट्री कॉपर मेटल वाज प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। जिंक रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट से, क्या प्रोड्यूस हो रहा है? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। व्हेन 1.274 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट व्हेन रिएक्ट विद excess of zinc metal, a yield of 0.392 gram of copper metal. Calculate the percentage yield. तो यहाँ पे क्या है? परसेंटेज यील्ड फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपको जो है ना पहले एक्चुअल यील्ड फाइंड करना है। एक्चुअल यील्ड ये हो गया, फिर उसके बाद आपने थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करना है। थ्योरेटिकल यील्ड हम बैलेंस इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे और फिर जो परसेंटेज यील्ड का फार्मूला है आपने उसमें पुट करना है। तो इसको किस तरह फाइंड आउट करते हैं? उसके लिए पहले यहाँ पे देख ले कि जो गिवन क्वांटिटी है वो मोल में है या ग्राम में। तो अगर वो ग्राम में है तो पहले आपने उसको मोल में कन्वर्ट करना है। तो ये ग्राम में है तो आपने इसको पहले मोल में कन्वर्ट करना है। मोल में किस तरह कन्वर्ट करेंगे? यहाँ पे ये मास डिवाइड बाई कॉपर सल्फेट का मोलर मास, 1.274 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट
159.6, तो 7.98 10⁻³ मोल ऑफ कॉपर सल्फेट रिएक्ट कर रहा है जिंक से। अच्छा, तो अभी जो है ना हम फाइंड आउट करेंगे कि केमिकल इक्वेशन, जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, तो उसमें जो है ना कॉपर सल्फेट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, कॉपर सल्फेट से कॉपर कितना प्रोड्यूस हो रहा है। तो 1 मोल अगर हम कॉपर सल्फेट यूज़ कर ले तो ये 1 मोल ऑफ कॉपर प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर इतना यूज़ करेंगे तो फिर जो है ना कितने मोल ऑफ कॉपर प्रोड्यूस होगा। तो 7.98 10⁻³ मोल ऑफ कॉपर सल्फेट प्रोड्यूस करेगा 7.98 10⁻³ मोल ऑफ कॉपर। इतने जो है ना मोल ऑफ कॉपर प्रोड्यूस हो रहा है। तो अभी आपने इससे क्या फाइंड आउट करना है, आपने इससे ग्राम फाइंड आउट करना है। तो इस नंबर ऑफ मोल को आपने मल्टीप्लाई करना है इसके कॉपर के मोलर मास से। तो 7.98 10⁻³ मल्टीप्लाई विद 63.5, तो इससे जो वैल्यू आएगी 0.5072 ग्राम ऑफ कॉपर। तो ये क्या है, थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड कितनी है इसकी, 0.5072 ग्राम ऑफ कॉपर। एक्चुअल यील्ड कितनी है, 0.392 ग्राम ऑफ कॉपर। तो रिक्वायर्ड क्या है, परसेंट यील्ड। परसेंट यील्ड इस तरह फाइंड आउट करेंगे, एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई विद 100। एक्चुअल यील्ड जो है 0.392 डिवाइड करना है उसको थ्योरेटिकल यील्ड से 0.5072 मल्टीप्लाई विद 100, तो 77.3% यील्ड जो है ना ये रिएक्शन दे रहा है। तो पहला चैप्टर जो था स्टोइकियोमेट्री का वो ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम बीएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पामान।